गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम आदित्य राज एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो मैंने पिछले वीडियोस में पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट्स यानी मूल या मौलिक अधिकार जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसका कैटेगरी 1 यानी राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार और कैटेगरी 2 यानी राइट टू फ्रीडम यानी सभी को समानता सभी को स्वतंत्रता की आज़ादी मैंने कंप्लीट करवा चुका। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे थर्ड कैटेगरी यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक मेंशन है यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें दो आर्टिकल आते हैं 23 और 24 जो कि बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। 23 में आता है प्रोविज़न ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर यानी आप फोर्स्ड लेबर और प्रोविज़न ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स नहीं करवा सकते। अब देखो इसमें बेसिकली 3 टर्म्स आता है। 3 टर्म्स कौन कौन सा आता है? एक ट्रैफिकिंग आता है, एक बाउंडेड लेबर आता है, एक आता है फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिकिंग क्या होता है? यानी किसी पे भी आप दुर्व्यवहार यानी तस्करी से आप किसी को भी काम नहीं करवा सकते। दूसरे में क्या दिया हुआ है? बाउंडेड यानी देखो दो तरह के लेबर होते हैं, एक होते हैं बेगारी, एक होता है वसुधा यानी जिसे डेब्ट ट्रैप अंग्रेजी में कहते हैं। वसुधा क्या होता है कि पहले का जो भी किसान थे बहुत ही गरीब रहते थे तो वो साहूकार यानी मनी लेंडर से जाके डेप्ट लेते थे। अब सपोज़ आ गया फ्लड या तो कुछ भी आपातकालीन स्थिति आ गया तो उनका डिस्ट्रॉय हो सकता है क्रॉप्स, जो कि बहुत ही घातक होता है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अगले साल वो साहूकार को डेप्ट देंगे या अपना स्थिति संभालें, तो ये उन पर डिपेंड करता है। तो अगर वो अपना संभालते हैं तो तो जो साहूकार रहते हैं यानी मनी लेंडर के अंडर आ जाते हैं, यानी अब साहूकार उनसे जो मर्जी वो काम करवा सकते हैं। इसे कहते हैं वसुधा। ये जो कि चाइना पूरे वर्ल्ड को अभी डेप्ट ट्रैप बनाने जा रहा है यानी वसुधा जो बना चुका है। और दूसरा तरह का होता है बेगारी यानी सपोज रिक्शा वाले के पास अगर आप बैठ जाएं, अगर अगर कहीं और उतार दे और बोल दे पैसा नहीं है तो बोले बेगारी में आपको लाएं, यानी बेगारी का मतलब होता है कम पैसे में या तो ना के बराबर पैसे में आपका काम कर देने वाला है, उसको कहते हैं बेगारी। तीसरा आता है फोर्स्ड लेबर यानी बलात् श्रम, यानी ज़बरदस्ती आप किसी से भी श्रम नहीं करवा सकते। सपोज़ कोई लेबर आपके घर में काम कर रहा है और आपका 2-3 घंटा किया और उसे उसे लग रहा है कि अब काम नहीं करना चाहिए तो वो जा सकता है अपना 2-3 जितना भी आवर्स का पैसा लेके, तो उसे कहते हैं बलात् श्रम, जो कि इंडिया में अभी कॉमन हो चुका है। राइट, कॉमन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग उसे ऑलरेडी कॉमन बना रहे हैं। मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे बलात् श्रम जो बच्चे वगैरह रहते हैं वो काम करते हैं, पर एक्चुअली इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी अंटिल वी विन देयर नोबडी एल्स कैन। अब देखो ये बी.एन. राव के द्वारा एक डिबेट हो गया कि ये जितनी एक जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो सालों साल चलेगा, हम लोग रहे ना रहे पर ये कॉन्स्टिट्यूशन सालों साल चलने वाला है। तो कभी ऐसा भी श्रेणी आ सकता है, ऐसा भी वक्त आ सकता है इंडिया में, ऐसा भी मोमेंट आ सकता है जब हम लोग को बेगारी वशुधा यानी बलात् श्रम किसी से भी करवा सकते हैं, किसी से भी दुर्व्यवहार से तस्करी से करवा सकते हैं, ताकि हम लोग का देश हित अच्छा हो सके, ताकि हम लोग का राष्ट्र अच्छा हो सकते। हम लोग का जितना भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स है ये नहीं ज़्यादातर अनफोर्स करने पे नहीं बल्कि इंडिया को बेटर बनाने के लिए ज़्यादातर काम हो रहा है। राइट, तो 23 में बेसिकली हम लोग का 3 पढ़े, ट्रैफिकिंग और बाउंडेड और एक और होता है फोर्स्ड लेबर, जो कि 3 मेजर टर्म्स इन आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 यानी प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा यानी बाल नियोजन पर प्रतिबंध। अब इसमें क्या आता है कि 14 साल के कम आयु के बच्चों को आप ना तो फैक्ट्री यानी कारखाने में काम करवा सकते हैं। अब देखो फैक्ट्री यानी कारखाना ये सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर यानी यूपी बिहार वगैरह ये सब साइड होता है, तो इसे पहले तो टाइम ये बहुत कॉमन था पर अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, बट अभी भी वही उस स्तर पे काम होता है। दूसरा में क्या है, माइंस यानी खदान। माइंस में क्या होता है ज़्यादातर, इसमें क्या होता है प्रोडक्शन ज़्यादातर मीथेन यानी CH4 जो कि केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो माइंस में CH4 हवा तो वहाँ रहता ही है, जरा से चिंगारी आया तो सीधा लपेट लेगा, तो ये माइंस पे काम करवाना इट्स प्रोहिबिटेड। एंड तीसरा क्या, हजार्डस वर्क यानी खतरनाक काम। अब देखो शिवकाशी, अब देखो खतरनाक काम में एक आता है क्या, पटाखा कई फैक्ट्रीज में रहता है, वो बहुत ही खतरनाक रहता है, जरा सा आग लग गई कि पूरा जल के खाक। तो इसमें क्या है, शिवकाशी जो जो है
फैक्ट्री है, तमिलनाडु में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं पटाखा का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे में क्वेश्चंस ये बनते हैं। तो 24 यानी 14 कुछ राइट कुछ मिलते जुलते हैं। तो 24 आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है? 24 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री यानी कारखाना, माइंस यानी खदान, हजार्डस वर्क यानी खतरनाक काम में आप काम नहीं करवा सकते, यानी इट इज़ प्रोहिबिटेड इन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट यू सी कॉमनली राइट. So actually it is only formal until we apply it in life. India is a democratic, but it's too much democracy somewhere, and somewhere it's not a single percent of democracy, we will see. So that is how democracy works. It's reality. अब आता है 4. पहले तो हम लोग अभी क्या था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो कि पार्ट थ्री है, थर्ड कैटेगरी है। इसमें पढ़ें कि 23 एंड 24 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आप ट्रैफिकिंग यानी फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, और 24 में लिखा हुआ है क्या कि 14 साल से कम आयु के बच्चों का फैक्ट्रीज, माइंस, हजार्डस वर्क में आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 25 से 28 तक मेंशन है। इसमें क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 25 में क्या दिया हुआ है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए आप इक्वली अनटाइटल्ड हैं। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप ये रिलीजन फॉलो करें, या आर्टिकल 25 में मेंशन है। एंड कोई भी आप रिलीजन अपना प्रोफेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप धर्मांतरण से ही कर सकते हैं, बल्कि आप अगर हिंदू रिलीजन में हैं तो आप मुस्लिम का फॉलो कर सकते हैं, अगर मुस्लिम में तो हिंदू का भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये होता है। धर्मांतरण में भी बहुत सारे दंगे वगैरह होते हैं इंडिया में। तो प्लीज़ आई प्रोविट यू, डोंट डू धर्मांतरण वगैरह, ये जो भी होता है आप ट्राई टू कि जो भी रिलीजन में है आप उसी में खुश रहें, और दूसरे रिलीजन आप फॉलो करें जो आपको अच्छा लगता है। तो इसमें भी 3 पार्ट आते हैं। तो आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है अंतःकरण यानी कॉन्साइंस, यानी आप पे कोई बाध्य नहीं डाल सकता कि आप कोई भी रिलीजन अपनाएं। दूसरा में क्या, धार्मिक कार्य यानी रिवाज, ये क्या व्यक्तिगत होता है, आप कोई भी धार्मिक कार्य करें तो आपके पे निर्भर करता है कि आप कोई धार्मिक कार्य या रिवाज करें, तो ये आपका सामूहिक स्वतंत्रता नहीं रहता। सामूहिक स्वतंत्रता जो होता है आर्टिकल 26 आपको देता है। फिर होता है धार्मिक प्रचार। अब भाई धार्मिक प्रचार क्या होता है कि आप कोई भी धर्म का प्रचार करते हैं, जैसे कि कृपान क्या होता है कि कृपान, गच्छा वगैरह जितने भी होते हैं 5 चीज़ पंजाबी लोग को रखने के लिए आज़ादी है। हिजाब यानी मुस्लिम में क्या, बुर्का पहनना। फिर तीसरा क्या है, हिंदू में सिंदूर। अब सिंदूर लगाने से किसी को रोक नहीं सकता राइट हिंदू में। तो हिंदू का जो ये सिंदूर का परंपरा है, ये हमारे सीता मैया ने स्टार्ट किया था। एक्चुअली हुआ ये था कि जब अशोक वाटिका में सीता मैया सिंदूर लगा रही थी, तो उस टाइम आके हनुमान जी पूछे कि आप इस सिंदूर क्यों लगा रहे हैं? तो वो बोले कि इससे क्या होती है कि राम जी की आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी सोचे कि जब इतनी सी सिंदूर लगाने से राम जी की आयु बढ़ जाएगी, तो क्यों ना मैं पूरे शरीर में लगा लेता हूँ। तो वो क्या किया, पूरे शरीर में लगा लेते हैं, और वो सीता मैया को आके दिखाते हैं। तो सीता मैया बोलती है ये होती है अपार भक्ति। पर वो बोले कि क्यों लगाए हो? तो बोले कि आप अगर इतना सा सिंदूर लगाने से राम जी की आयु बढ़ जाए, तो मैं पूरा लगा लेता हूँ ना, राम जी की आयु अमर हो जाएगी। तो ये बोलते हैं सीता मैया की अपार भक्ति है। और इसमें क्या होता है, इसीलिए हमेशा जब भी हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसमें हमेशा लाल टीका वगैरह लगाते हैं। अब देखो आर्टिकल 26 आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी सामूहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या बोला कि आर्टिकल 25 बोलता है कि आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता देती है। अब आर्टिकल 26 बोलता है सामूहिक स्वतंत्रता। अब भाई जुलूस निकालोगे तो एक कोई जाके नाचेगा नहीं, सभी को मिल के उस स्वतंत्रता का पालन करते हैं, यानी रिलीजियस अफेयर करते हैं। अब कोई सपोज क्या बोलते हैं उसे,
अब सपोज कोई यज्ञ करा रहे हो तो यज्ञ में एक कोई नहीं ना, बहुत कोई होता है, यानी इसे सामूहिक स्वतंत्रता का नाम दिया गया है। इसमें दो आते हैं, यानी आप कोई भी टू एवरीबडी हैज़ इक्वली राइट टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, यानी आप कोई भी स्थापना कर सकते हैं रिलीजियस रिलेटेड। उस पर संपत्ति का भी अब अच्छे से खर्चा करना है, जैसे कि नहीं किसी को बम बारूद वगैरह खरीद के दे रहे हो, और उस पर चैरिटेबल वर्क के लिए आप काम कर सकते हो। टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजियस एक्सेट्रा, यानी धार्मिक कार्यों पर प्रबंधन आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप हिंदू हो के मुस्लिम अपना सकते हो, मुस्लिम के कार्यों को प्रोत्साहित कर सकते हो, राइट। अब देखो, जैसे कि आप धार्मिक प्रचार कर रहे हो तो आप आपको इतना लेवल बना लो ना कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाए। अब जैसे स्वामी विवेकानंदा, अब वो किसी धार्मिक प्रचार नहीं बल्कि अपना ज्ञान के प्रचार कर रहे हैं। उनके पास अट्रैक्शन क्यों आया? क्योंकि उनके पास ज्ञान था। तो आप इतना अपने आप को एलिजिबल बना लो कि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो, इससे तो आपके धार्मिक प्रचार तो हो ही जाएगा, राइट। तो ये बेस्ट वे होता है धार्मिक प्रचार का, जो कि यू मस्ट डू। अब आता है आर्टिकल 27, यानी फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, यानी आप कोई भी अगर रिलीजियस प्लेस पे जाओ तो वहाँ पे आपसे टैक्स नहीं वसूल सकता है, कोई भी टैक्स वसूल नहीं सकता। जैसे कि हो गया त्रिपुरी में, तो वहाँ पे बहुत सारे मीन्स दान वगैरह आते हैं, सबसे ज़्यादा दान इंडिया में वहीं पे आता है। हो गया उसके बाद, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का ये भी बोलता है कि एंट्री फीस जितना अपनी सुविधा के अनुसार वो इम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि अगर आप सबसे हाई रैंकिंग का रहेगा, यानी आप सीनियर सिटीजनशिप में आते हो, तो उसमें क्या होता है कि कालेश्वर टेम्पल जैसे कि इंदौर में, ये सब में आपसे कुछ ज़्यादा पैसा वसूलते हैं। अगर ज़्यादा बड़े का रहेगा तो ज़्यादा पैसा वसूलेगा, कम रहेगा तो कम वसूलेगा। तो ये एंट्री फीस आपसे लिया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 28 बोलता है फ्रीडम एज ऑफ अटेंडेंस एट रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये बोलता है कि सरकारी खर्चा से चलने वाला संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकती। तो ये बोलता है कि जितनी भी सरकारी खर्चा से चलने वाला संस्थान है, जैसे कि सरकारी स्कूल वगैरह हो गया, तो वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा ना ही कर सकते हो और ना ही वहाँ पे धार्मिक कार्य के लिए बाध्य कर सकते हो, यानी किसी को भी प्रेरित कर सकते हो कि आप ये अपनाएं। प्रेरित कर सकते हो बट उस पर बाध्य नहीं कर सकते हो, यू आर रिक्वायर्ड टू डू दैट, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आर्टिकल 28 है। इसमें क्या बोलता है, सरकारी खर्चा से चलने वाले जितने भी संस्थान हैं उसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं, और दूसरा बोलता है ना ही आप बाध्य कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट हो गया जो कि आर्टिकल 28 का है। तो हम लोग का जो फोर्थ पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहीं पे समाप्त होता है, यानी राइट टू फ्रीडम। इसमें क्या था, आर्टिकल 25 से 28 तक आते थे। तो 25 में क्या लिखा था, अंतःकरण। 26 में क्या, जो 25 था वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता था। 26 क्या था, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी आप सामूहिक स्वतंत्रता मना सकते हैं। 27 में क्या लिखा है कि आप कोई भी धार्मिक स्थल पे आपसे कोई टैक्स नहीं ले सकता, पर हाँ एंट्री टैक्स से फीस वसूला जा सकता है। 28 में क्या बोला कि आपके सरकारी खर्चा से चलने वाले जितने भी संस्थान हैं उस पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं होगी और इस पर आपको कोई बाध्य भी नहीं कर सकता। अब आता है फिफ्थ पार्ट, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 25 से 29 से 30 तक है। जो इससे पहले वाला पार्ट था वो कहाँ तक है, वो है 25 से 28 तक, जो कि राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, उसमें था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25 से 28 तक था। इसमें क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से 30 है। दो ही आर्टिकल है, जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि 23 एंड 24 था। इसमें क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आप पे कोई भी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, जो कि 29 से 30 तक निम्नलिखित है। 29 में क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अब देखो, कोई भी माइनॉरिटीज का होता है कि कोई भी स्टेट में अगर आप 10% से कम है, 10% जितनी भी पॉपुलेशन है उससे आपका जो भी एसोसिएशन है वो कम हो, तो आप माइनॉरिटी के अंडर आते हैं।
अब देखो माइनॉरिटी कोई स्टेट में होता है, ना कि आपके पूरे कंट्री में। जैसे कि नागालैंड साइड चले जाओ ना, नागालैंड साइड वहाँ पे मुस्लिम मुस्लिम नहीं, मुस्लिम छोड़ दो, हिंदू भी वहाँ पे अल्पसंख्यक है। वहाँ पे ईसाई 85% इतना रेट तक है। सोच लो वहाँ पे क्या, देखो होता क्या है बेसिकली हिंदू में, क्या नीच ऊंच ये सब जाति वगैरह का बहुत ही बाध्य है कि अगर तुम ब्राह्मण हो तो वहाँ जाओगे, अगर तुम ये लोअर कास्ट से हो तो वहाँ जाओगे। तो ये क्या रियली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हम लोग का है, जितने भी हम लोग का प्रोविज़न जो हिंदू में है, ये ऊंच नीच बहुत करता है। पर क्या होता है ईसाई वगैरह ये सब में, ईसाई वगैरह बोलते हैं कि आपको इक्वल अधिकार दिया जाएगा। इस अनुसार जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ईसाई फैल गए हैं। जैसे कि मिज़ोरम में क्या 50-65% वहाँ पे केवल ईसाई लोग ही बसते हैं। तो देखो आर्टिकल 29 बोलता है कि आप जितनी माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए इक्वल राइट्स हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि संस्कृति क्या होता है, जैसे कि मुस्लिम क्या है, अगर कोई बड़े रहेंगे तो सलीम अली। हिंदू क्या रहेगा, प्रणाम करेगा, नमस्ते करेंगे, या अगर ज़्यादा बूढ़े रहे तो पैर छुएंगे, ये होता है। फिर पंजाबी लोग क्या है कि सत श्री अकाल जी, ये हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का संस्कृति, इससे हम लोग को कोई वंचित नहीं कर सकता भाषा के अनुसार। जैसे कि कोई क्या होता है, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, ये थोड़ा ये सब अल्पसंख्यक है, पर जाने ना अनजाने हम लोग उर्दू बहुत यूज़ करते हैं। जैसे ये होता है कि वस्त्र हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसको एक और उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं, कपड़ा, और हम लोग डेली लाइफ में ज़्यादातर कपड़ा ही बोलते हैं। फिर क्या होता है, जल क्या है, हिंदी शब्द है, पर अगर हम लोग उसको उर्दू में बोले तो पानी, और हम लोग ऑफकोर्स पानी बोलते हैं। जल तो अगर सपोज़ हम लोग हम लोग जा रहे पूजा स्थल पे तो हम लोग वहाँ पे जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर लिपि देवनागरी वगैरह ये सब जितने भी अल्पसंख्यक लिपि हैं तो उस पर आप वंचित नहीं कर सकते। धर्म जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब जितने भी हैं जाति के अनुसार, और आप संस्थान से वंचित नहीं कर सकते। यानी कोई भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएं तो आपको संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, या तो आप किसी के में भी अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन किया जाए तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ योर पावर, यू मस्ट नो इट। ये जितने भी संविधान में जितने प्रोविजंस हैं ये तब तक फालतू है जब तक आप इसे अपने मन में ना लो। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अभी 470 आर्टिकल्स हो गए हैं, इसमें बहुत सारे राइट्स होते हैं हम लोग का, बहुत सारे राइट्स हैं जिसे अगर हम लोग जान ले तो हम लोग फ्रीडम क्या होता है वो असली मज़ा वो तभी आ सकता है। बट वी डोंट नो, राइट। सो देयर मस्ट बी अ इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट क्या चाहता है कि भाई वैसा ही रहे। गवर्नमेंट अभी चौपट हो चुका है सब कुछ। क्या होता है, अभी पहले के टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी संविधान निर्माता थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, BN राव जी, जो सलाहकार थे, ये सारे कितने कोई इतनी सारी मीन्स विद्वान लोग रचे थे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन। पर अभी हमको समझ नहीं आता, उस टाइम जब सारे फैसिलिटीज़ नहीं थे तब उन लोग पढ़ लिख के आ गए, पर अभी अनपढ़ लोग कैसे घुस गया हमको ये नहीं समझ में आता। भाई हम तो बोलते सीधा UPSC सबको जितने भी होते हैं इन लोग पे भी थोड़ा अफोर्ड कर दो। जब एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक IAS ऑफिसर वगैरह जितना के लोग का नियुक्ति होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, केवल एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, उसको संभालने के लिए हम लोग को एशिया का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम जो जिसे कहा जाता है उसे UPSC वो करवाया जाता है। पर अगर एक पूरे कंट्री का बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे केवल उसको ऐसे ही इलेक्टेड हो जाए तो हो गया क्या। यहाँ पे हम लोग को ये जो डिस्ट्रिक्ट पे ये जो अफोर्ड करता है वो हम लोग को सेंट्रल लेवल पे नहीं करना चाहिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट वेदर दिस इज़ करेक्ट और नॉट। अब इसमें क्या होता है, आर्टिकल 30 बोलता है, अब देखो इसमें BN राव बोले कि आप कितना भी चाहे संस्कृति, भाषा, लिपि या तो धर्म, जाति जितने भी संस्थान से वंचित नहीं कर सकते, पर अल्पसंख्यकों को, जैसे ये बहुत सारे अगर देख लो 10 कोई या तो 15 कोई अगर यहाँ पे है व्यक्ति और इसमें अगर 14 कोई हिंदू है और एक मुस्लिम है तो ऑफकोर्स उसे लगेगा कि हाँ मुझे थोड़ा लगेगा कि अल्पसंख्यक फील हो। तो वैसे केस में क्या होता है, आर्टिकल 30 बोलता है कि आप अपना खुद का संस्थान खोल सकते हैं, यानी माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी अल्पसंख्यक को अपना संस्थान खोल सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सरकार लोग सरकारी उपचारों वगैरह में सैलरी देती
देती है उसी प्रकार इसमें भी धन उपलब्ध करवाएगी कौन? सरकार। जैसे कि मदरसा हो गया, संस्कृत विद्यालय हो गया, तो वहाँ पे प्रमोट करते हैं वो लोग ना कि हाँ ये करो, पर ये नहीं, बाध्य नहीं कर सकते कि तो आप यही करो। जैसे कि देखो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसको ओरिजिन के हिसाब से नाम मिला है, पर वहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप बाध्य नहीं हो। जैसे कि होते हैं एएमयू क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि 1921 में स्थापना हुआ था, किसके? सर सैयद अहमद खां, तो इनके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये क्यों पड़ा नाम? क्योंकि इसका एक मुस्लिम स्टेब्लिशर है और यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम लोग पढ़ाते हैं ऑफ कोर्स। बट वहाँ पे अगर कोई हिंदू भी चला जाए, सिख ईसाई चला जाए, तो आप कोई रोक नहीं सकता। तो ये है, ओरिजिन वाइज पढ़ सकता है। देखो इधर एक और हम लोग हिंदू में देख लो, बीएचयू में क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी काशी में जो पढ़ता है। ऑफ कोर्स वहाँ पे हिंदू, काशी वहाँ पे हिंदू, पूरे हिंदू मेजोरिटी है, तो वहाँ पे काशी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वो ओरिजिन के हिसाब से पढ़ा है। वहाँ पे कोई मुस्लिम भी जाए तो वही मिलेगा। वहाँ पे ज़्यादातर हिंदू को ट्रस्ट किया जाता है, एज वेल एज वहाँ पे हिंदू का जितने भी संस्कृत वगैरह ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, पर वहाँ पे आपको हर एक फैसिलिटीज़ मिलेगा पढ़ने का। एंड वो मुस्लिम रहे चाहे हिंदू, आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ना तो आपको मुस्लिम के अकॉर्डिंग, ना तो हिंदू के अकॉर्डिंग चलेगा। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, राइट। अब आ जाओ, देखो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 to 30 था, ये हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग 6th में, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में है, जो कि हम लोग को समाप्त कर दिया गया। वो तो हट गया, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे, दैट्स ऑल। और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग वी विल नो अ ब्रीफ अबाउट इट। 6 नंबर पे आता है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी आर्टिकल 31 में मेंशन है, जो कि हटा दिया गया। अब इसमें क्या बोलता था कि संपत्ति खरीदने और संरक्षित करने का आपको इक्वली अधिकार। आप कहीं का भी जाइए संपत्ति खरीद सकते हैं और उसको संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर था, उस पर आप नहीं कर सकते थे, बट वो भी हट गया। उसके बाद क्या है कि आपको संपत्ति से कोई भी वंचित नहीं कर सकता, यानी आपको संपत्ति कोई भी सीधा हड़प नहीं सकता था। पर देखो जैसे कि बहुत सारे रेलवे लाइंस कहीं बिछाना है, कहीं कॉलेज खोलना है, सरकारी कॉलेज, कोई बोल दिया कि हम देंगे ही नहीं, हम नहीं देंगे अपना ज़मीन, राइट। तो ऐसे करके बहुत सारे नौटंकी वगैरह इंडियन करते थे। तो इससे क्या किए मोरारजी देसाई, जो कि हम लोग इंडियन पीएम रह चुके हैं, तो वो जीवन काल में एक अच्छा काम किए थे। ये था कि इसको हटाए थे, 24वें संशोधन के अनुसार इसको हटाया गया था। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसे हटाया गया था, और ये जो मौलिक अधिकार है इसको बना दिया गया था लीगल राइट। अब भाई देख लो, हम क्या बताए थे कि जितने भी मौलिक अधिकार है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, वो कोई भी ले नहीं सकता। क्योंकि ये 12 से 35 तक दिया हुआ है। तो जब तक इसको 12 से 35 तक हटाएंगे नहीं, दूसरे में ठूसेंगे नहीं, तब तक आप इसे छीन नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा जा सकते हैं। तो मोरारजी देसाई क्या किए, सीधा अगर ये सब में रहा ना तो सीधा मौलिक अधिकार बन जाएगा, इसलिए सीधा इसको पूरा दूर फेंक दो। सीधा क्या किए, जो 31 में था उसको अब सीधा 300 आर्टिकल ए में लेते गए, तो इसको लीगल राइट बना दिया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया, यानी सरकार आपसे कभी भी ले सकती है। सरकार आपसे कभी भी वो जो ज़मीन है वो कभी भी ले सकती है। अब आता है सातवां एंड लास्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सातवां क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। इसे हम लोग हिंदी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संविधान में जितने भी उपचार, यानी जो फंडामेंटल राइट्स अभी जितने भी दिए हैं उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन करने, उसको गारंटीड देने के लिए हम लोग के पास जो आर्टिकल है ये 32 है। ये हम लोग को इतना पावर दे देता है कि अगर हम लोग के पास कोई भी हम लोग का फंडामेंटल राइट्स अगर छीना जाए तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भाड़ में जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सीधा हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसे इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हम लोग के संविधान के निर्माता हैं, वो बोले इसे सूल और एंड हर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सूल क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर सूल यानी आत्मा, अगर आत्मा नहीं रहेगा तो व्यक्ति नहीं रहेगा, तो यानी सूल
या सूल क्या बोलना चाह रहा है, तात्पर्य क्या है कि अगर ये रहेगा आर्टिकल तो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करेगा। एंड सूल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन कहे थे, ये तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे थे। तो ये आत्मा, सूल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर तीसरा क्या है, ये प्रोटेक्शन करता है। अब जितने फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कौन करता है, ये करता है हम लोग का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। उसके बाद ये गारंटेड भी करता है कि आपको हर एक फंडामेंटल राइट्स अगर छीना जाए तो आपको उसका अधिकार मिलेगा। और अब देखो भाई, हम लोग ये तो पढ़ लिए कि आर्टिकल जो 32 है ये गारंटेड देता है कि हाँ, आपसे कोई फंडामेंटल राइट्स छीना नहीं जाएगा। अब ये कैसे नहीं छीनेगा, ये इसमें आता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करता है, ये writs इशू कर सकता है। writs क्या होते हैं, देखो 5 तरह की writs होते हैं जो कि हम लोग अगले बार में पढ़ने वाले हैं। मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्टियरी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब होते हैं। तो writs क्या होता है, इशू ऑफ कोर्ट। अब जितने भी दरोगा वगैरह रहेंगे उस पर अगर कोई भी हम लोग का छीन रहे फंडामेंटल राइट्स, तो भाड़ में क्या दरोगा, पर हम लोग सीधा जाके ऑर्डर ऑफ कोर्ट ले सकते हैं। अगर उस टाइम नहीं माने दरोगा तो उनका जो भी पोजीशन होता है वो भी खतरे में आ सकता है। तो ये ऑर्डर करता है writs, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे कि कितने तरह के writs होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ writs एंड व्हाट इज writs, ये हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो आर्टिकल 32 है इसे कहा जाता है मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। अब भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो बोल दिया कि हम लोग को मिल जाएगा, हाँ ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। अब कौन गारंटेड करेगा, तो ये हम लोग को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 करेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हम लोग पूरा फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो होप फॉर द नेक्स्ट, दैट इज़ पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगले बार में। तो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में क्या था कि भारत और उनके जितने भी संघ हैं, दूसरे में क्या दिया हुआ था, नागरिकता, तीसरा में क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स, और चौथा में क्या दिया हुआ है, नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच विल कवर नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you. Till then, bye. Have a good luck and like, share, and subscribe my channel.